नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण मेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हमने देखा कि कैसे असहयोग आंदोलन के ख़त्म होने पर क्रांतिकारी गतिविधियां अपना जो है अपने आप को कैसे स्थापित करती है भारत में, कैसे क्रांतिकारी गतिविधियों का दौर फिर से भारत में चालू हो जाता है। ये हमने बात की, जिसमें मैंने आपको बताया 1928 की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात हमने की। फिर हमने साइमन कमीशन के बारे में बात की। जैसे मैंने आपको बताया, साइमन कमीशन का विरोध होता है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों होता है? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए होता है क्योंकि कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं किया गया। साइमन कमीशन भारत में क्यों आता है? 1919 के अधिनियम के तहत ये बात कही गई थी कि 10 साल बाद में एक जो है कमीशन आएगा और भारत में संवैधानिक सुधार, आगे के संवैधानिक सुधार की बात करेगा। इसलिए साइमन कमीशन का जमकर भारत में विरोध हुआ। 3 फरवरी 1928 के दिन ये कमीशन भारत में आता है। ये कमीशन भारत में आता है तो मैंने कहा लाहौर में जो है लाला लाजपत राय की इसी कमीशन के विरोध के दौरान उन पर लाठीचार्ज होता है और कालांतर में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर दोस्तों, वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अब बहुत सिंपल हो गया आपके लिए बताना कि किस कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। तो आपका आंसर होगा साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। फिर मैंने आपको बताया भगत सिंह ने सैंडर्स की जो है हत्या की 17 दिसंबर 1928 में इनकी हत्या होती है। ठीक है, कौन करता है? हमारे भगत सिंह करते हैं। ठीक है, फिर भगत सिंह जो है कैसे जो है पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो है केंद्र जो है असेंबली में, केंद्र जो है सभा में जो है इस बिल पर चर्चा हो रही थी, उसी दौरान उन्होंने जो है बम गिराया और बम में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। उनका ये कहना था बहरों तक जो है हमारी आवाज़ पहुंचाना था, यही हमारा मकसद था और वो हमने पूरा कर दिया। फिर लाहौर षड्यंत्र केस में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है क्या होती है? फांसी होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक पढ़ा। अब आपने देखा साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो उस समय जो है यानी कि 1926 से लेकर 1930 तक भारत का जो वायसराय था, ठीक है, वायसराय, ठीक है, वायसराय, ये वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन या लॉर्ड इरविन। ठीक है, इरविन जो थे वो भारत के वायसराय होते हैं। ठीक है, तो आपसे यदि कह दें कि साइमन कमीशन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो आपका आंसर होगा जी हाँ मेरे दोस्तों, इरविन होगा। ठीक है, अब जब ये साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो भारत सचिव जो थे, मैंने कहा ना कि 1858 जो है 58 में जो है भारत सचिव के पद का सृजन होता है ब्रिटेन में। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया कि भारत सचिव का पद का सृजन होता है और गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएगा? वायसराय कहलाएगा। इसके बाद में जो है भारत सचिव का पद का सृजन होता है और जो है वायसराय का जो है पद का सृजन होता है। तो इस समय वायसराय तो हमने देख लिया। भारत सचिव जो थे 1927 में जो है भारत सचिव थे वो जो है बर्केन हेड थे। कौन थे? बर्केन हेड थे। बर्केन हेड ने चुनौती दी, ठीक है, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो उन्होंने एक चुनौती दी कि क्या चुनौती दी? उन्होंने चुनौती दी कि आप ही चलो, आप संविधान बना के जो है हमें बता दो आप किस तरह का संविधान जो है बनाना चाहते हो। तो भारतीयों को चुनौती दी कि आप संविधान बनाओ, देखिए। ठीक है, तो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। ठीक है, इस चुनौती को जो है यानी कि भारतीय जो है लोग, भारतीय जो नेता थे वो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। तो आप और हम पढ़ रहे हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं आप और हम पढ़ रहे हैं, जी हाँ मेरे दोस्त, नेहरू रिपोर्ट। क्या पढ़ रहे हैं? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट पढ़ रहे हैं 1928 की नेहरू रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों नेहरू रिपोर्ट जो है का बैकग्राउंड क्या था? नेहरू रिपोर्ट का बैकग्राउंड था कि जो भारत सचिव थे, उन भारत सचिव का नाम था बर्केन हेड। बर्केन हेड ने जो है बेसिकली क्या दी थी? चुनौती दी थी। किसको दी थी? भारतीयों को, कि आपने साइमन कमीशन का विरोध किया, आपने संवैधानिक सुधारों का विरोध कर रहे हो क्योंकि कोई भारतीय शामिल नहीं किया, तो मैं आपको कहता हूं चलो आप ही संविधान बना के दिखा दीजिए। तो भारतीयों ने ये चुनौती को ग्रहण किया। चुनौती किसने दी? चुनौती जो दी वो जो है चुनौती ये किसने दी? भारत सचिव थे। और भारत सचिव का नाम क्या था?
बर्केन हेड ने चुनौती दी। तो बर्केन हेड ने चुनौती दी तो इसमें जो है इस पूरी चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया गया। और जी हाँ मेरे दोस्तों, फरवरी 1928 में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, मतलब जितने भी भारत में दल थे उन सब दल की बैठक बुलाते हैं। और बैठक में जो है 29 दल, तो इस बैठक में यानी कि 29 दल शामिल होते हैं। तो सर्वदलीय बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक, ठीक है। और सर्वदलीय बैठक जो है में 29 दल शामिल होते हैं, भारत के 29 दल जो है शामिल होते हैं। कितने दल शामिल होते हैं सर्वदलीय बैठक में? 29 दल हमारे जो है शामिल होते हैं। मैं आपको जो है डेट इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि यहां पर डेट नहीं पूछी जाती, मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसमें 29 दल शामिल होते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, 29 दल शामिल होते हैं। और 29 दल में से यानी कि मई 1928 में यानी कि एक सर्वदलीय समिति बनती है या एक समिति बनती है। सर्वदलीय समिति में 9 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर? 9 मेंबर की एक जो है मई 1928 में सर्वदलीय समिति बनती है, सर्वदलीय समिति बनती है, ठीक है। और इस सर्वदलीय समिति में जो है बेसिकली सर्वदलीय जो समिति बनती है ये जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। 9 सदस्य होते हैं। 9 सदस्य में इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू होते हैं, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। एक व्यक्ति का आपको नाम और याद रखना है, इन 9 में से कभी कभी सुभाष चंद्र बोस भी इस समिति के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो सर्वदलीय समिति होती है और इसमें जो है 9 सदस्य समिति होती है। और इस सदस्य के एक मेंबर जो सदस्य जो कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस भी होते हैं, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ मेरे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस भी होते हैं। इसमें जो है 2 मुस्लिम होते हैं। तो मुस्लिम जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? मुस्लिम होते हैं अली इमाम, ठीक है। अली इमाम होते हैं। दूसरे होते हैं कुरैशी, ठीक है, कुरैशी साहब, ठीक है। ये 2 मुस्लिम होते हैं। ऐसे 9 सदस्य होते हैं जिसमें तेजपाल सप्रू भी होते हैं। इस तरह से जो है 9 सदस्य जो है समिति होती है। ये समिति 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसको नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है। तो 28 अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो क्योंकि आपने देखा कि मई में जो है सर्वदलीय, आपने देखा फरवरी में सर्वदलीय जो है सभा की जो है बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक होती है। इस सर्वदलीय सभा की जो बैठक होती है तो वहां पर जो आपने देखा मई में जो है सर्वदलीय समिति बनती है, उसमें 9 सदस्य होते हैं जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू होते हैं। और अन्य सदस्य में जो इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस भी होते हैं। इसमें 2 मुस्लिम भाई भी होते हैं, एक का नाम होता है अली इमाम और दूसरे का नाम होता है कुरैशी, ठीक है। तो कुरैशी साहब और अली इमाम ये 2 सदस्य होते हैं, मुस्लिम सदस्य होते हैं। तो इस पूरी जो है 9 सदस्य समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 28 अगस्त 1928 के दिन। और क्योंकि मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे तो ये नेहरू रिपोर्ट के नाम से कहलाती है। अब इन्होंने संविधान का ब्यौरा तैयार किया। तो इसमें क्या बातें थी? तो बातें इसमें ये थी, जो मुख्य पॉइंट थे, मुख्य जो है मुख्य बातें इसकी ये थी। मुख्य बातें पहली ये कि भारत एक संघ होगा, भारत संघ की बात की गई। दूसरी बात, केंद्रीय विधान जो मंडल होगा, ठीक है, केंद्रीय विधान मंडल होगा वो द्विसदनात्मक होगा। क्या होगा? द्विसदनात्मक होगा, द्विसदनात्मक होगा। इन्होंने जो है नागरिकता को परिभाषित करते हुए, नागरिकता को परिभाषित करते हुए, ठीक है, को परिभाषित करते
करते हुए, मैं आपके लिए पूरी डिटेल में लिख रहा हूं, नागरिकता को परिभाषित करते हुए, हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, इन्होंने जो है मूल अधिकारों की भी बात की, मूल अधिकारों की बात की, मूल अधिकारों की बात की, ठीक है। तो मूल अधिकारों की बात की, ठीक है। और कितने मूल अधिकार बताए? 19 मूल अधिकार इन्होंने बताए, 19 मूल अधिकार, ठीक है। तो 19 मूल अधिकारों की बात की, ठीक है, 19 मूल अधिकार इसमें थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि जो गवर्नर का पद होगा वो संवैधानिक पद मात्र होगा, ठीक है, संवैधानिक पद मात्र होगा, सिर्फ संवैधानिक पद होगा। तो गवर्नर का पद क्या होगा? गवर्नर का पद होगा संवैधानिक मात्र, कि गवर्नर जो होगा संवैधानिक पद मात्र होगा। यानी कि जो आज हमारे गवर्नर हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है, वो संवैधानिक पद है मात्र। जैसे राष्ट्रपति है हमारा एक संवैधानिक पद है, मूल शक्तियां किसमें? प्रधानमंत्री में। ऐसे ही उन्होंने कहा गवर्नर का जो पद होगा वो संवैधानिक पद मात्र होगा, ठीक है। तो इन्होंने जो है भारत को डोमिनियन स्टेटस का या अधिराज्य देने की मांग की। भारत को डोमिनियन, ठीक है, डोमिनियन का मतलब होता है अधिराज्य, ठीक है, अधिराज्य, डोमिनियन, भारत को डोमिनियन या अधिराज्य का दर्जा देने की बात की, डोमिनियन के दर्जे देने की, डोमिनियन का दर्जा देने की बात की गई, दर्जे की बात की गई। अब मैं आपको बताता हूं, जगह भारत को डोमिनियन का दर्जा की बात की गई या दर्जा देने की बात की गई, तो दर्जे की बात जो की गई वो क्या है? अधिराज्य का मतलब है कि ब्रिटिश जो है राज्य के अंदर भारत एक स्वायत्त इकाई है, एक जो है हम कह सकते हैं ब्रिटिश राज्य के अधीन भारत क्या है? एक स्वतंत्र इकाई है। आप हमारे प्रमुख बने रहो, अधिराज्य का मतलब होता है आप हमारे प्रमुख बने रहो, हम आपके अंदर क्या है? एक स्वायत्त इकाई है, हमारी जनता द्वारा ही चुनी हुई सरकार है, हमारी जनता ही जो है, हमारी जनता द्वारा ही चुनी सरकार है, भारत के लोगों के द्वारा ही जो है प्रधानमंत्री होगा, भारत के लोगों में से एक प्रधानमंत्री होगा, भारत की ही कैबिनेट होगी। पर हम आपको क्या मानेंगे? एक जो है प्रमुख के रूप में मानेंगे कि आपके जो है छत्र छाया में हम क्या है? संवैधानिक इकाई होंगे। ये अधिराज्य की डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। 21 साल के व्यक्तियों को, ठीक है, इन्होंने कहा कि 21 साल का कोई भी व्यक्ति अगर 21 साल की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसको जो है मताधिकार की भी बात इसमें की गई। इसमें यह कहा गया था कि जो है सांप्रदायिक जो चुनाव प्रणाली है उसको खत्म करके जो है यानी कि एकल चुनाव प्रणाली को लागू किया जाए और पृथक निर्वाचन जो प्रणाली है उसको भी खत्म किया जाए। पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है दोस्तों? पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब है कि जिन समुदायों को पृथक निर्वाचन प्रणाली जो दे रखी है ब्रिटिश सरकार ने, जैसे मुसलमानों को 1909 के अधिनियम में, जिसको यानी कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म अधिनियम कहते हैं, 1909 का जो मॉर्ले मिंटो अधिनियम था, मैं आपको बताता हूं पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या थी, ठीक है। मैं आपको एक बार इस साइड में बताता हूं कि 1909 का एक अधिनियम था, मॉर्ले मिंटो अधिनियम, ठीक है, अधिनियम। इसमें मुसलमानों को यानी मुस्लिम भाइयों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई। क्या दी गई? पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या होता है कि कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा चुनावों में, ठीक है, मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट अगर चुनावों में खड़ा होगा तो उसको सिर्फ मुसलमान ही वोट दे सकते हैं, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी ही, मुस्लिम समुदाय ही जो है वोट दे सकता है, अन्य समुदाय वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की जगह एकल जो है चुनाव प्रणाली होनी चाहिए, और जो है यानी कि कुछ संप्रदाय जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए सीट आरक्षित करने का प्रावधान इन्होंने दिया था। किसने? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। अब देखिए कि भारत का डोमिनियन स्टेटस को लेकर, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा था
उसको लेकर जो है यानी कि कांग्रेस के कलकत्ता का अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन, तो कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन होता है 1928 में अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जी हाँ मेरे दोस्तों, इसके अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू होते हैं और इसमें जो है नेहरू रिपोर्ट, जो ये नेहरू रिपोर्ट जो थी इसमें पारित कर दी गई। कांग्रेस ने झंडी, हरी झंडी यहां पर दे दी, पर हरी झंडी तो दे दी, यहां पर एक बवाल हो जाता है किसको लेकर? डोमिनियन स्टेटस का दर्जे को लेकर, जो है अधिराज्य के दर्जे को लेकर बवाल हो जाता है। क्या बवाल हो जाता है, क्या मतभेद हो जाता है? सुभाष चंद्र बोस और जो है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जैसे जो व्यक्ति थे, इन्होंने कहा हमको अधिराज्य नहीं चाहिए, हमको जो है पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, कि ये अधिराज्य हमको नहीं चाहिए, ठीक है। इसको लेकर कांग्रेस में मतभेद हो जाता है। इसी डोमिनियन, इसी जो है हम कह सकते हैं कि कोलकाता अधिवेशन में क्या मतभेद होता है? अधिराज्य को दर्जे को लेकर। अब कौन व्यक्ति है जो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग जो है, मतभेद किसके लिए हो जाता है? मतभेद मैं आपको लिख के बता रहा हूं। मतभेद होता है अधिराज्य के दर्जे को लेकर, अधिराज्य के दर्जे को लेकर, ठीक है, कि भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, इसको लेकर जो है मतभेद होता है। तो सुभाष चंद्र बोस और जो है मोतीलाल नेहरू, जी हाँ मेरे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्लस जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे हमारे, उन्होंने कहा हमको पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए, इसको लेकर बवाल होता है। तो गांधी जी इसमें मध्यस्थता करते हैं कि देखो कोई बात नहीं, हमारी सहमति तो इतने जो है सहमति बनी है, बहुत सारी चीजें जो है को लेकर हमारी सहमति बन चुकी है, एक इसी बात पे तो हमारी सहमति नहीं है। तो चलो, गांधी जी ने एक बीच का रास्ता अपनाया कि हम एक साल सरकार को जो है मोहलत देंगे कि आप हमें एक साल के अंदर अधिराज्य का दर्जा नहीं देते हो तो हम क्या करेंगे? हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा चलो एक साल तक सरकार को मौका देते हैं कि एक साल के अंदर हमको जो है डोमिनियन स्टेटस या अधिराज्य का दर्जा दे दो, ठीक है, एक साल तक का आपको टाइम है। यदि एक साल के बाद में आपने जो है हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो इस स्थिति में हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, ठीक है। ये गांधी जी ने बात की और इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़े तो हम आंदोलन भी करेंगे, ये गांधी जी ने कहा था। जी हां मेरे दोस्तों, तो ये यहां पर पूरी बात हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में, कि हमारी बात हुई नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि नेहरू रिपोर्ट 1928 की चुनौती है कि भारत सचिव ने चुनौती दी। भारत सचिव कौन थे? बर्केन हेड साहब थे। अब ये बर्केन हेड जो थे, ये बर्केन हेड ने चुनौती दे दी कि चलो आपने तो बहुत जो है बवाल मचा लिया जो है साइमन कमीशन को लेकर, चलो तुम देखो कि तुम जो है संविधान बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। तो ये चुनौती एक्सेप्ट कर ली गई। भारतीय जो जितने भी नेता थे उस समय के, उन्होंने क्या किया? इस चुनौती को एक्सेप्ट किया, इस चुनौती को जो है स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें 29 दल मिलते हैं, ठीक है, 29 दल मिलते हैं। तो मई 1928 में सर्वदलीय समिति जो है, सर्वदलीय समिति बनती है। उसके समिति में 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू होते हैं। और अन्य सदस्य सुभाष चंद्र बोस। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि कभी कभी एग्जाम में आपके सवाल पूछ ले कि सर्वदलीय समिति में जो है 9 सदस्य की समिति में जो है सुभाष चंद्र बोस मेंबर थे कि नहीं, तो बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में आता है कि इनमें से मेंबर थे, तो सुभाष चंद्र बोस का ऑप्शन जरूर आता है, तो आप ध्यान रखना। और दूसरे जो मुस्लिम भाई थे, 9 में से 2 मुस्लिम थे, एक अली इमाम और कुरैशी। अब इन्होंने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, ठीक है। इस 9 सदस्य जो है समिति ने क्या की? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसी को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू साहब थे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें मुख्य बात क्या हो? भारत एक संघ होगा, यानी कि भारत जो है
संघ राज्य होगा कि अलग अलग जो है राज्यों का एक संघ होगा। भारत आज भी संघ है, अलग अलग राज्यों का संघ है, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनात्मक होगा कि लोकसभा होगी राज्यसभा होगा, इसका मतलब यह हुआ। दूसरा, नागरिकता को परिभाषित किया गया कि कौन कौन जो लोग होंगे वो भारत के नागरिक होंगे। नागरिकता को परिभाषित करते हुए उन्होंने मूल अधिकारों की भी बात की। मूल अधिकारों की बात की तो मूल अधिकारों की जब बात की तो 19 मूल अधिकार इन्होंने बताए। अब गवर्नर जो है संवैधानिक पद मात्र होगा कि गवर्नर का जो पद होगा वो संवैधानिक मात्र होगा, उसके पास में जो है वास्तविक शक्तियां उसके पास में नहीं होगी, ठीक है। भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की बात की गई, भारत को डोमिनियन स्टेटस की या अधिराज्य दर्जे देने की बात की गई। मैंने आपको कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भारत क्या होगा, एक स्वायत्त इकाई होगा, ठीक है। हम आपके अंदर जो है एक स्वतंत्र राज्य की तरह जो है भी स्वतंत्र राज्य की तरह हम जो है काम करेंगे, ठीक है। तो ये बात की गई। और दूसरी जो बातें मैंने आपको बताई कि मुस्लिम यानी कि कोई भी संप्रदाय है उसके पृथक निर्वाचन प्रणाली की जगह हम एकल निर्वाचन प्रणाली पर जोर देते हैं, और जो है उनको आरक्षित सीटों का प्रावधान जो है दिया गया कि उनको हम कुछ सीटें हम उनके लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं भारत में जो रह रहे हैं उनको हम आरक्षित सीट देंगे, ना कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। तो ये सब बातें जो है नेहरू रिपोर्ट में की गई, ठीक है। तो 1928 में जो है कांग्रेस का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, जी हां मेरे दोस्तों, कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को पर मंजूरी दे दी गई। तो मंजूरी किसमें दी गई, तो मैं यहां लिखता हूं मंजूरी यहां पर मिली नेहरू रिपोर्ट पर, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट पर मंजूरी मिल गई, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट को हरी झंडी दे दी गई। यहां पर इसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। पर यहां बवाल हो जाता है, किस बात का बवाल हो जाता है, किस बात का मतभेद हो जाता है। मतभेद मेरे दोस्तों, मतभेद होता है अधिराज्य के दर्जे को लेकर होता है, ठीक है। अधिराज्य के दर्जे को लेकर होता है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ये क्या कहते हैं कि हमको अधिराज्य की मांग नहीं करनी चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। पर गांधी जी बीच में जो है यानी कि सुलह करवाते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपकी बात भी सही है, पर हम 1 साल का समय देते हैं ब्रिटिश सरकार को कि 1 साल के अंदर अगर आप हमको जो है अधिराज्य का दर्जा नहीं दे सकते हो तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। जी हां मेरे दोस्तों, 1928 की एक और घटना मैं आपको बताता हूं, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928। बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। 2 फैक्ट यहां से पूछे जाते हैं। सरकार ने बारदोली यानी कहां है, बारदोली वर्तमान में गुजरात में है, वर्तमान में गुजरात, ठीक है, गुजरात में। उस समय तो ये सौराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र गुजरात एक ही था, 1960 में अलग होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में गुजरात में है, ठीक है। और यहां पर जो है यानी कि अधिकारियों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने 30% लगान कर दिया था। क्या कर दिया था, राजस्व की दर बढ़ा दी थी। तो राजस्व दर बढ़ाकर कितनी कर दी थी, राजस्व दर बढ़ाकर कितनी कर दी थी, यानी लगान बढ़ाकर कितना कर दिया, राजस्व दर बढ़ाई। तो राजस्व दर जो है, राजस्व दर बढ़ाकर कितनी की, 30% कर दी गई, ठीक है। तो इंक्रीज कर दी गई, ठीक है। तो इसमें किसान जो भाई हमारे थे उन्होंने विरोध किया कि 30% आपने एक साथ बढ़ा दी। तो फिर जो जाकर हम कह सकते राजस्व दर कितनी बढ़ाई, राजस्व दर बढ़ाई 30%। और फिर राजस्व दर कितने परसेंट पर आके जो है अधिकारियों और किसानों के बीच में, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इस आंदोलन का, बारदोली जो आंदोलन है, ये बारदोली सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया और सफलतापूर्वक आंदोलन जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सफलतापूर्वक इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद में सरकार और किसानों के बीच में जो है एक सहमति बनती है और कितने % राजस्व की जो है यानी कि राजस्व देने की बात की गई। तो जो है लास्ट में जो सहमति बनती है, सहमति जो है वो सहमत होती है सरकार 6%, 6.3% पर सहमत होती है। तो 6.3% जो है सरकार ने कहा चलो ठीक है 6.3% हमको जो है राजस्व दोगे। तो राजस्व दर कितनी बढ़ाई, राजस्व दर बढ़ाई
राजस्व दर बढ़ाई थी मेरे दोस्तों, ये बढ़ाई 30%, और सहमत कितने पर हुए? 6.3% पर सहमत हुए। तो वहां की जो महिलाओं ने खुश होकर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि थी, तो हम कह सकते हैं कि सरदार की उपाधि किसने दी? सरदार की उपाधि जो है वहां की महिलाओं ने दी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाएं जो थी, बारदोली की महिलाओं ने जो है बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दी? सरदार की उपाधि दी। तो बारदोली सत्याग्रह एक 1928 का जो है हमको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी? तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी? वहां की महिलाओं ने दी। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्यों हुआ ये? इसलिए हुआ कि वहां पर जो है ब्रिटिश सरकार ने बारदोली में जो है 30% राजस्व लगान जो है थी वो दर को बढ़ा दी, और इस दर को बढ़ाने पर जो है वहां के किसान जो है आंदोलन करने लगे सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तो सहमति के कहां पर आकर पहुंची? 6.3% पर जो है सहमति आकर पहुंची। और आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सरदार की उपाधि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दी सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी। जी हाँ मेरे दोस्तों, किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने दी। ठीक है, खुश होकर कि इन्होंने इतना अच्छा नेतृत्व किया है, सरकार को झुका दिया है, हमारी राजस्व जो है दर है वो कम कर दी है, इसलिए खुश होकर इनको क्या किया? सरदार की उपाधि से जो है नवाजा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहां से हमारे जो है अगली कड़ी में बात, कि आपने देखा कि जब ये बात कर दी गई कि मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन मंडल नहीं दिया जाएगा, इसके विरोध में जो है यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने जो है नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो है जिन्ना रिपोर्ट जो है पारित की। जिन्ना रिपोर्ट, ठीक है, जिन्ना रिपोर्ट भी 1928 की जिन्ना रिपोर्ट। ठीक है, जिन्ना रिपोर्ट 1928 किसके विरोध में? विरोध था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली ना देने के बाद में, यानी कि नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों की पृथक निर्वाचन प्रणाली को नहीं देने की मांग पर जो है उसके विरोध में यानी कि जिन्ना ने क्या जारी की? जिन्ना रिपोर्ट। तो विरोध में क्या था? नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन प्रणाली को जगह नहीं देने पर मैंने आपको बता चुका हूं, पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब यह होता है कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसको सिर्फ जो है मुस्लिम समुदाय ही वोट दे सकता है, अन्य कोई भी समुदाय वोट नहीं दे सकता है। यह कब मिला इनको? 1909 में मिला, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जो है मुसलमानों को ये जो है प्रणाली दी थी। तो नेहरू रिपोर्ट में इसमें कहा गया कि हम एकल प्रणाली की बात करते हैं, हम जो है कोई भी अल्पसंख्यक है उनको आरक्षण जरूर दे देंगे, पर ये पृथक निर्वाचन प्रणाली हम नहीं देना चाहते। इसके विरोध में, जी हाँ मेरे दोस्तों, इसके विरोध में जो है जिन्ना रिपोर्ट जो है, ये जिन्ना रिपोर्ट आई। और जिन्ना रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या थी तो मैं आपको बताता हूं। मुख्य बातें थी इसकी ये थी कि केंद्र तथा प्रांतीय विधानमंडल में मुस्लिम समुदाय के लिए 1/3% सीट आरक्षित हो। ठीक है, 1/3% जो है लोग केंद्रीय विधानमंडल में किसके हो? मुस्लिम जो है लोग हो, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हो। ठीक है, आरक्षित हो। ये जो है बात ये जिन्ना साहब ने कही। दूसरी बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम जो है मुस्लिम बहुमत प्रांत है उसका पुनर्गठन हो। मुस्लिम
बहुमत प्रांतों का पुनर्गठन। ठीक है, इन्होंने कहा भारत एक संघ हो और अवशिष्ट जो यानी कि अवशिष्ट जो विषय हैं वो विषय किसके पास हो, वो प्रांतों के पास में हो। यानी कि केंद्र, राज्य और जो है समवर्ती की सूची के अलावा कोई भी विषय बच जाए या समय परिस्थिति के अनुसार कोई नया विषय बन जाए, वो विषय किसके पास में जाना चाहिए, तो अवशिष्ट जो विषय है वो किसके पास में जाना चाहिए, प्रांतों के पास में जाना चाहिए। तो ये जो है नेहरू रिपोर्ट के जो है अगेंस्ट में जिन्ना रिपोर्ट आती है। और जिन्ना रिपोर्ट में जो मुख्य बातें क्या थी, केंद्र तथा प्रांत विधानमंडल में मुस्लिम समुदाय के लिए 1.3% सीट आरक्षित हो, मुस्लिम बहुमत प्रांतों का पुनर्गठन हो। इन्होंने यह भी कह दिया कि कोई भी जो है हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या वैधानिक जो है संस्था हो, उस संस्था में किसी भी तरह का कोई भी कानून बिल पारित हो और उसमें किसी विशेष संप्रदाय के लोग यानी 2/3 जो है किसी विशेष संप्रदाय के लोग यानी कि अगर उसमें अपनी सहमति नहीं जताते हैं तो वो बिल पारित नहीं होना चाहिए कि किसी भी संप्रदाय के 2/3 लोग किसी भी बिल के खिलाफ हो तो वो भारत के किसी भी प्रांत में और भारत के किसी भी संस्था में ऐसे बिल को पारित नहीं किया जाना चाहिए। ये जो है नेहरू रिपोर्ट, ये सो है जो है जिन्ना रिपोर्ट में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो जिन्ना रिपोर्ट क्या थी, नेहरू रिपोर्ट के जो है विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक नेहरू जो है जिन्ना रिपोर्ट भी पारित की 1928 में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहां तक मैंने बात की। नेहरू रिपोर्ट को आपको ज्यादा ध्यान रखना है, नेहरू रिपोर्ट से ही सवाल बनता है कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्षता किसने की, यानी कि उस समिति के 9 सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इतना ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन 1929 का, लाहौर अधिवेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम, बहुत अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 1 साल पूरा हो चुका है और कांग्रेस अब क्या करेगी, यानी कि अधिराज्य के दर्जे को बदलकर पूर्ण स्वराज की मांग करेंगी। क्योंकि 1 साल तक सरकार ने कोई भी विचार विमर्श नहीं किया, तो यहां पर जो है कांग्रेस अब जो है यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग करेगी। कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन यानी ऐतिहासिक लाहौर का अधिवेशन माना जाता है, हिस्टोरिकल सेशन माना जाता है, ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन माना जाता है। अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अध्यक्षता इसकी करते हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें क्या हुआ, इसमें जो है इस प्रस्ताव यानी क्या क्या प्रस्ताव पारित होते हैं, इसमें प्रस्ताव पारित होता है दोस्तों 2 बात, 1 और 2। नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया, नेहरू रिपोर्ट जो थी उसको निरस्त कर दिया गया, नेहरू रिपोर्ट को निरस्त किया गया। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट निरस्त हो जाती है क्योंकि सरकार इस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं करती है, तो निरस्त कर दिया जाता है। और हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग होती है, पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है यहां पर पहली बार कि हमको अधिराज्य का दर्जा नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग यहां पर उठती है। तो देखिए दोस्तों कि कांग्रेस के कौन से, यहां सवाल बनता है, इतनी बार पूछा गया है और न जाने कितनी बार और पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग होती है। तो आधिकारिक रूप से जो है पूर्ण स्वराज की यानी स्वराज की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक करते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है स्वराज की मांग करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की यानी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक रूप से पहली बार जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है कब उठती, जो है कांग्रेस में कब उठती है या कौन से अधिवेशन में उठती है, तो आपका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में प्रथम बार पूर्ण स्वराज की मांग उठती है। ठीक है, ये यहां पर 2 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं इसी अधिवेशन में। और 31 दिसंबर 1929 के दिन मध्य रात्रि को
रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। क्या फहराया जाता है? तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो तिरंगा झंडा फहराया जाता है, ठीक है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और नारे लगाया जाता है, नारे लगाए जाते हैं यहां पर। तो क्या क्या नारे लगाए जाते हैं? इंकलाब जिंदाबाद, पूर्ण स्वराज और वंदे मातरम। तो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पूर्ण स्वराज तथा वंदे मातरम, ये नारे लगाए जाते हैं। तो यहां पर जो है रावी नदी, जी हां, रावी नदी का जो यानी कि हम कह सकते हैं प्राचीन नाम क्या था रावी नदी का? तो पौरुषणी नदी कहा जाता है, पौरुषणी, ठीक है, इसको पौरुषणी नदी कहा जाता है। तो प्राचीन नाम जो है पौरुषणी नदी है। रावी नदी का अगर प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ लें तो इसका नाम क्या है? पौरुषणी नदी है, ठीक है। तो इसका प्राचीन नाम पौरुषणी नदी। और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और झंडा फहराकर जो है वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद और पूर्ण स्वराज जैसे नारे लगाए जाते हैं। जी हां मेरे दोस्तों, नारे लगाए जाते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि मैं आपको तिरंगे के बारे में कुछ बता देता हूं, ठीक है। आज जो हम तिरंगा देख रहे हैं, जो आधुनिक स्वरूप में जो हम तिरंगा देख रहे हैं, वो पहली बार किसने डिजाइन किया था? तो पहली बार जो डिजाइन किया था तिरंगा, जो आधुनिक तिरंगा आज हम देख रहे हैं, आधुनिक तिरंगा जो हमारा डिजाइन किया था, आधुनिक तिरंगा डिजाइन जिसने किया था वो किया था पिंगल वकैया ने। पिंगल वकैया ये आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है। और इन्होंने इस हमारे जो आज हमारा प्यारा तिरंगा जो है वो किसने डिजाइन किया था? कभी आ जाए आपका क्वेश्चन तो आपका होगा पिंगल वकैया, ठीक है। और यानी कि संविधान सभा में ये झंडा जो है यानी कि वर्तमान जो प्रारूप है, जो तिरंगा का जो है वर्तमान प्रारूप, तो तिरंगे का जो वर्तमान प्रारूप है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, तिरंगा का वर्तमान प्रारूप किसने डिजाइन किया था? पिंगल वकैया ने, ठीक है। और अगर मैं ये बात कहूं कि संविधान सभा में ये कब पारित होता है, तो संविधान जो सभा थी, संविधान सभा में ये पारित होता है 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। और जो है फ्लैग कमेटी की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और कब पारित हो जाता है? आज का हमारा वर्तमान जो हमारा तिरंगा है, प्यारा तिरंगा है, वो 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा जो है राष्ट्र ध्वज के रूप में इसको पारित कर देती है, ठीक है दोस्तों। और पहली बार जो है भारत से बाहर जो है तिरंगा किसने फहराया था? तो 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने स्टुटगार्ट यानी कि जर्मनी में एक जगह है स्टुटगार्ट, ठीक है। स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने जो है मैडम भिकाजी ने भारत से बाहर जो है, ऐसा झंडा नहीं था, ठीक है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं था, ठीक है। तो उनका जो झंडा था वो 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने जो है भारत के बाहर जो है झंडे को फहराया था। तो पहली बार भारत के बाहर जो है, पहली बार भारत के बाहर झंडा जो फहराया 1907 में ना फहराया मैडम भिकाजी कामा, जर्मनी में स्टुटगार्ट जगह है, वहां पर इन्होंने फहराया था। आज देखिए जो है कि
कुछ जो है हमारे झंडे को लेकर कुछ नियम बने हुए हैं। उस नियम में ये है कि झंडा जो बनाता है अभी कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है। कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ही सिर्फ जो है भारत में, यानी हम कह सकते हैं झंडा का निर्माण करते, जितने भी झंडे जो बनते हैं भारत में, सिर्फ एक ही जो है हम कह सकते हैं संस्था को लाइसेंस है। वो किसको है? कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग को जो है लाइसेंस है, और अन्य कोई भी भारत की संस्था झंडा नहीं बना सकती। सिर्फ एक ही संस्था को क्या है, ये लाइसेंस प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज बात की कि हमारे जो है लाहौर अधिवेशन की, कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन किस लिए फेमस है कि पहली बार यहां पर जो है आधिकारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग की गई कांग्रेस द्वारा। जी हां मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार आधिकारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो आपका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। क्या प्रस्ताव, अध्यक्ष कौन है? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव तो नेहरू रिपोर्ट जो थी उसको निरस्त कर दिया गया और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 के दिन रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। जी हां मेरे दोस्तों, और रावी नदी का प्राचीन नाम मैं आपको बता रहा हूं, पौरुषणी नदी, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। इस तरह से हर्षोल्लास से जो है नारे दिए गए, क्या? इंकलाब जिंदाबाद, पूर्ण स्वराज तथा वंदे मातरम जैसे नारे लगाए गए। ठीक है, तिरंगा झंडा का जो वर्तमान स्वरूप है, प्रारूप है, वो किसने डिजाइन किया? पिंगल वकैया साहब ने किया, आंध्र प्रदेश के थे। इन्होंने इसका जो है डिजाइन तैयार किया। संविधान सभा में हमारा झंडा जो है राष्ट्र ध्वज के रूप में कब पारित होता है? तो 22 जुलाई 1947 को होता है। जी हां मेरे दोस्तों, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि संविधान सभा बनी, संविधान सभा में हर समितियां बनाई गई, तो झंडे के लिए एक समिति बनाई गई, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, पहली बार भारत के बाहर झंडा फहराया था मैडम भिकाजी कामा ने फहराया। कब फहराया? 1907 में जर्मनी में। तो 1907 में जर्मनी में फहराया था। जी हां मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है। तो 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की क्या होती है? कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है। और कार्यकारिणी समिति की जब बैठक होती है तो उसमें क्या होता है? उसमें एक डिसीजन लिया जाता है कि 26 जनवरी को हम भारत को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यहां पर एक निर्णय लिया जाता है। निर्णय क्या होता है? 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? भारत के 26 जनवरी को भारतीय स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो हर 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? भारतीय स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। ये कांग्रेस ने क्या लिया? रूप में मनाएंगे। तो ये जो है कांग्रेस ने बेसिकली डिसीजन लिया। एक कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है कब? 2 जनवरी 1930 में। क्या डिसीजन लेंगे? डिसीजन लेते हैं कांग्रेस डिसीजन लेती है कि हम हर साल 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। ये कांग्रेस डिसीजन लेती है। जी हां मेरे दोस्तों, तो हर साल कांग्रेस क्या करेगी? 1930 के बाद में 26 जनवरी को एक हम कहेंगे प्रतीकात्मक रूप से जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस। तो ये हमने यहां तक बात की कि कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन का जो ऐतिहासिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? मैंने आपको बताया कि आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। आज की इस क्लास में इतना ही। बाकी विषय पर जो है हम आगे बात करेंगे।